नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार पेनल्टी कॉर्नर मैंने कई बार चर्चा की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की, भीलवाड़ा की और राजसमंद। और अक्सर मैंने कहा कि ये इन सीटों पर फेरबदल होगा, इन सीटों पर तय नहीं होगा, आखिरी समय तक तय नहीं होगा, उठापटक चलती रहेगी। तो भीलवाड़ा में तो कांग्रेस का प्रत्याशी बदला, भाजपा आखिर तक प्रत्याशी तय करती रह गई। फिर किया उन्होंने प्रत्याशी तय, तो एक सिंगल सीट की लिस्ट जारी करनी पड़ी दामोदर अग्रवाल की, और कांग्रेस का प्रत्याशी बदलकर राजसमंद चला गया। राजसमंद से नाथद्वारा से डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा आ गया। इसी क्रम में मैंने एक से ज़्यादा बार कई बार बांसवाड़ा डूंगरपुर का जिक्र किया था और ये कहा था कि कांग्रेस मान मनुहार कर रही है कि बाप भारतीय आदिवासी पार्टी किस तरह मान जाए, बागीडोरा उपचुनाव लड़ ले, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट लड़ ले, पर उदयपुर से अपना प्रत्याशी हटा ले, चित्तौड़ से अपना प्रत्याशी हटा ले। लेकिन बाप मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस ने ऐन वक्त पे अपने प्रत्याशी को टिकट दिया, खड़ा किया। अरविंद दामोर नौजवान कांग्रेस के प्रत्याशी होकर उन्होंने नामांकन भरा बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से, और करण सिंह शायद नाम था मेरे ख्याल से, जिनको बनाया गया था, कपूर सिंह, जिनको बनाया गया था बागीडोरा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी। बाप ने कोई समझौता कांग्रेस के साथ नहीं किया। एक राष्ट्रीय पार्टी किस तरह लाचार दिखी, मैंने ये पहले आपको कहा था करीब 1 हफ्ते पहले। कांग्रेस को ये तय करना है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराकर सबक सिखाना है या अपने वजूद को बचाना है। अपने वजूद को बचाना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराकर सबक सिखाना है पार्टी छोड़ने का, तो उसे बाप के साथ जाना पड़ेगा, बाप भले माने चाहे ना माने। कांग्रेस दोराहे पर खड़ी थी। कांग्रेस ने पहले तय किया कि हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। शायद ये था कि प्रत्याशी लड़ाने से बाप मान जाए और उदयपुर से प्रत्याशी हटा ले तो हम यहाँ से हटा लेंगे। कोई बार्गेनिंग नहीं हो पाई। फाइनली कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद एक आदिवासी रीजनल पार्टी के सामने समर्पण करना पड़ा, और आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी अरविंद दामोर को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से और कपूर सिंह को बागीडोरा विधानसभा सीट से नाम वापस लेने के लिए कहा, ताकि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस से बगावत करके गए भाजपा में गए लोगों को सबक सिखाया जा सके। इसे कहते हैं कि मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की 2 फूटनी चाहिए। लेकिन अरविंद दामोर ने नाम वापस नहीं लिया। ऐसा कहते हैं मोबाइल बंद करके सो गए, कहीं चले गए। और कपूर सिंह ने भी नाम वापस नहीं लिया। दोनों के पास हाथ के निशान का सिंबल था। हाथ के निशान का सिंबल अब मतपत्र में दिखेगा। कांग्रेस ने भले विड्रॉ कर लिया हो, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर भी कांग्रेस का सिंबल और कांग्रेस के द्वारा निष्कासित, दोनों को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, पार्टी का अनुशासन नहीं मानने के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो निष्कासित हो गए वो भी हाथ का चुनाव चिन्ह लेकर विधानसभा में और लोकसभा में, उपचुनाव और मेन चुनाव में, आम चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर हाथ के निशान के साथ उनके नाम अंकित होंगे। बैलेट बॉक्स तो है नहीं, वो जो मशीन है, मशीन पर, ईवीएम पर। और इनकी हार कांग्रेस की हार कहलाएगी। इनकी जमात अगर जब तुम मान लो या कुछ भी रिजल्ट आया, मैं नहीं कहता क्या रिजल्ट आएगा, जो भी होगा वो कांग्रेस के खाते में दर्ज होगा। भले से कांग्रेस ने इन्हें नाम वापस लेने के लिए भी कह दिया और इनको पार्टी से 6 साल के निष्कासित भी कर दिया। तो अब बाप भी मैदान में है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में बीजेपी मैदान में है, और कांग्रेस तो मैदान में रही गई, चाहे जाने अनजाने। और बाप ने कांग्रेस के इतने बड़ा कदम के बदले में उदयपुर की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी नहीं हटाया। ताराचंद मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व जिला कलेक्टर उदयपुर के आईएएस की नौकरी छोड़कर वो उतरे मैदान में कांग्रेस की तरफ से। उनके लिए बाप ने अपना प्रत्याशी नहीं हटाया।
कांग्रेस ने दोनों जगह समर्पण किया, पर बाप का दिल नहीं पसीजा। बाप का चित्तौड़गढ़ में भी प्रत्याशी है और भारतीय आदिवासी पार्टी गुजरात में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। किसी जगह उन्होंने कांग्रेस के सामने से कोई प्रत्याशी नहीं हटाया। यानी ये कोई गठबंधन नहीं हुआ, 2 सीटों पर कांग्रेस का आत्मसमर्पण हुआ है। मैं इसको राजनीतिक रूप से ही संज्ञा देता हूँ। और कांग्रेस ने अपने वजूद को दांव पर लगाकर कि भविष्य में कांग्रेस वहाँ बचेगी या नहीं बचेगी, कांग्रेस की फोर्स वहाँ दिखेगी नहीं दिखेगी। हालांकि कांग्रेस के एमएलए वहाँ पर अर्जुन बामनिया है, रमीला खड़िया है, कांग्रेस का वजूद है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने चुनाव में आत्मसमर्पण करके भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन देकर अपने से बगावत करके भाजपा में जाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनकी 2 आंख फोड़ने के लिए अपनी 1 आंख फोड़ ली। चलिए, ये रणनीतिक पहल है, हो सकता है रणनीति सफल हो। चुनाव के बाद पार्टी को फिर खड़ा कर लेंगे, जिला प्रमुख का चुनाव आएंगे, नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के चुनाव होंगे, तो पार्टी फिर खड़ी हो जाएगी। नेशनल पार्टी है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तो भी क्या, 70-71 एमएलए हैं। लेकिन आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के हर कांग्रेसी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है, इस रणनीतिक सूझबूझ के साथ बाप ने कदम से कदम क्यों नहीं मिलाया और कांग्रेस की लाचारी को किस तरह एक्सप्लॉइट किया, ये देखने वाली बात है। चलिए, नतीजा जब आएगा तो ये देखने वाली बात होगी, क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराने के लिए कांग्रेस के इतने बड़े समर्पण के बावजूद भी कांग्रेस सफलता प्राप्त कर पाती है या नहीं कर पाती है। अब नतीजे में यही देखने वाली बात बाकी रह गई है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आज संगरिया पहुंचे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट पर उन्होंने प्रियंका बेलान, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उनके पक्ष में वोट मांगे और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति बदल चुकी है, विकास की राजनीति हो रही है और अब आप सबको प्रियंका बेलान को जिताना चाहिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और उन्होंने इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया, कहा कि कुछ जेल में कुछ बेल पर, ऐसे गठबंधन को क्या वोट देना। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि गंगानगर हनुमानगढ़ इलाका पंजाब की सीमा से लगा हुआ है। किसान आंदोलन जो पंजाब से उठकर, हरियाणा से उठकर पहुंचा दिल्ली, उसका असर है इस लोकसभा क्षेत्र में। और कम्युनिस्टों को एक सीट सीकर में दी, इसका भी असर है गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में, जो कम्युनिस्टों के यहाँ कई बार विधायक जीतते रहे। इसलिए कांग्रेस को 2 बातों का संबल है, एक किसान आंदोलन का, एक कम्युनिस्टों को सीकर की सीट देने की वजह से कम्युनिस्टों का साथ मिलने का। इसलिए जेपी नड्डा ने आज आकर यहाँ पर प्रियंका बेलान का प्रसार किया, वोट मांगे और इंडी गठबंधन के नेताओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने। और ये हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं, टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं, आप बताइए, ये डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं। ये ऐसा गठबंधन है जिसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं, इस तरीके का गठबंधन है। आप बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? इनकी जगह कहां है? इनकी जगह कहां है? मित्रों, इस तरीके का इनकी राजनीति है। अब मोदी ने जिस तरह अपनी बोलने की स्टाइल बदली है, लोगों से उनके मुंह से उत्तर निकलवाते हैं। नड्डा ने भी आज वही स्टाइल आजमा ली। इससे पहले नड्डा इस तरह नहीं बोलते थे। आज मैंने बहुत दिनों बाद ये देखा कि नड्डा ने जवाब दिया लोगों से, जेल में रहना चाहिए नहीं है, कहाँ है इनकी जगह, है कि नहीं है कि नहीं है, लोगों से खेल रहा है। इंटरैक्टिव स्पीच, 2 तरफ से, नो वन वे ट्रैफिक, 2 वे ट्रैफिक। चलिए, नरेंद्र मोदी फिर राजस्थान आएंगे, 11 अप्रैल को आएंगे। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में उनकी आमसभा होगी। 12 अप्रैल को बाड़मेर जाएंगे पीएम मोदी और दौसा में रोड शो करेंगे। मैं समझता हूं कि दौसा में पीएम मोदी का रोड शो बहुत ही
ऐतिहासिक घटना इसलिए होगी कि इससे पहले राहुल गांधी की जब यात्रा आई थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो ज़बरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा था राहुल गांधी की यात्रा पर। कांग्रेस के लोगों ने कई बार टीवी पर उसको दिखवाया, कितनी भीड़ उमड़ पड़ी राहुल गांधी के लिए। और फिर वहाँ से विधानसभा चुनाव में मुरारलाल मीणा कांग्रेस के एमएलए बने भी हैं। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है। भाजपा ने जसकौर मीणा का टिकट काटा है, कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया, जो 2 से ज़्यादा बार मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। एक जमाना था जब कन्हैयालाल मीणा का जमाना था, जब भाजपा के बहुत कम नामलेवा थे या बहुत कम लोग इस पूरी राजस्थान में भाजपा को पहचानते और जानते थे, मानते थे। उस वक्त कन्हैयालाल मीणा बस्ती चुनकर आते थे, निर्दलीय भी चुन के आए। लेकिन आज कन्हैयालाल मीणा का वो वर्चस्व, वो वजूद नहीं है जो किस जमाने होता था। पार्टी में जगमोहन मीणा को टिकट देने की बात चली थी, किरोड़लाल मीणा के भाई को, वो अंत में रोक ली गई। कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया। अब मुरारी मीणा वर्तमान विधायक कांग्रेस के, वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर फाइट ज़बरदस्त होने की उम्मीद है। करौली धौलपुर में भी फाइट ज़बरदस्त होने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान की दोनों तीनों सीटों पर जहाँ मीणा गुजर बहुल है और मीणा गुजर एकता संभावित है एससी के साथ, मुस्लिम वर्ग के साथ, वहाँ पर पीएम मोदी का आना ये दर्शाता है कि भाजपा आइडेंटिफाई कर रही है उन सीटों को जहाँ वो कमज़ोर हो सकती है, दिख सकती है। इसलिए बाड़मेर में ट्रेंगुलर फाइट है। वहाँ पर रविंद्र भाटी जो राजपूत समाज से आते हैं, निर्दलीय विधायक हैं, भाजपा ने टिकट नहीं दिया था उनको, इसलिए निर्दलीय बने, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के। उमेदवार बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर। ट्रेंगुलर फाइट है। वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी को ताकत प्रदान करने के लिए नरेंद्र मोदी आएंगे। करौली धौलपुर में भी बीजेपी के प्रत्याशी को ताकत देने की जरूरत है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। दौसा में खास तौर पर इस इलाका कभी राजेश पायलट, सचिन पायलट के नाम से, कभी पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम से उनके गढ़ के रूप में जाना जाता था। अब वो एसटी के लिए रिजर्व सीट है, परंतु इस रिजर्व सीट में भी कांग्रेस का अच्छा खासा पक्ष रहा है और अभी भी सचिन पायलट के समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि उसे वोट दे सकते, खड़े नहीं हो सकते लोकसभा क्षेत्र चुनाव में। मुरारी मीणा सचिन पायलट के समर्थक को माने जाते हैं और सचिन पायलट के इशारे पर अगर गुजर मतदाता मीणा मतदाता के साथ मुरारी मीणा साथ हुए तो टफ फाइट होगी वहाँ पर। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करने आ रहे हैं 12 अप्रैल को दौसा में शाम को, दिन में आम सभा करेंगे बाड़मेर में और 11 अप्रैल को करौली धौलपुर में। ये ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान, पूरब और पश्चिम, दोनों में संदेश देने की कोशिश है। इन सीटों पर आएगा और भजनलाल शर्मा तो रहेंगे ही मौजूद। इन दोनों दिनों की तैयारियों में जुटे हुए हैं वो। बाड़मेर में कैसे सभा होगी और किस तरह करौली धौलपुर में और दौसा में रोड शो। यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दौसा के इलाके में भाजपा के किरोड़लाल मीणा का भी अच्छा प्रभाव है और जसकौर मीणा जो सांसद थी उनका टिकट कटा है, इसलिए दौसा की सीट पर एक संशय की सी स्थिति बनी हुई है। इसलिए पीएम मोदी का आना और रोड शो करना एक बड़ी घटना होगी इस इलाके के लिए और निर्णायक घटना भी हो सकती है। अमित शाह भी राजस्थान आएंगे। पहला दौर है, पहला चरण है चुनाव का और 3 दिन अमित शाह यहाँ रहेंगे। 14 अप्रैल को अलवर में आएंगे जहाँ भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री, श्रम मंत्री, अमित शाह के बेहद करीब भूपेंद्र यादव के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे अमित शाह। और साथ में 16 और 17 अप्रैल को अमित शाह 3 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, इन तीनों ने लगभग तय कर लिया है कि 19 तारीख को जो पहला चरण का चुनाव होगा, 17 को चुनाव प्रचार खत्म होगा, उससे पहले डेरा डाल देंगे राजस्थान में। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अपने भाषण का प्रभाव, अपने दौरे का प्रभाव, अपने रोड शो का प्रभाव, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके बिल्कुल सामने राहुल गांधी भी आ रहे हैं। 11 अप्रैल को राहुल गांधी आएंगे, अनूपगढ़ में जनसभा करेंगे। अनूपगढ़ के अलावा वो फलौदी में भी आम सभा करेंगे। 11 बजे अनूपगढ़ में और 3 बजे फलौदी में। अनूपगढ़ में करेंगे तो बीकानेर के लोग भी होंगे वहाँ,
और गंगानगर हनुमानगढ़ की सीट के लोग भी होंगे। बीकानेर में गोविंद मेघवाल प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, अनूपगढ़ में कुलदीप इंदौरा प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करने के लिए अनूपगढ़ में सभा करेंगे। और फलौदी में पाली के, जोधपुर के और बाड़मेर सीट के काफ़ी बड़ी संख्या में मतदाता इकट्ठे होने की संभावना है और इन तीनों क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान में होंगे और राहुल गांधी भी राजस्थान में होंगे। सुबह से शाम तक दौर चलेगा और इस दौर में प्रचार ऊंचाई प्राप्त करेगा, प्रचार में गर्मी आएगी, जोश आएगा, पता लगेगा कि किस में कितना जोर है, किस तरफ के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, कितने जोश के साथ चुनाव अभियान में लोग जुटे हैं। अब इसके बाद बीजेपी से एक और खबर आई है। बीजेपी ने मतदाताओं को पर्ची बांटने का एक अलग तरह का अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पर्ची बांटी जाएगी मोदी के परिवार की पर्ची, आपके परिवार की नहीं, आप मोदी के परिवार हो। ये भी एक चुनाव प्रचार का तरीका है। पर्ची बांटने के जरिए घर घर जाकर पर्ची जाएगी और कहा जाएगा आप मोदी के परिवार हैं, यानी कि आप वोट देंगे मोदी को। इसके लिए प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, दिशा देने के लिए पर्ची का उपयोग किया जाएगा, मोदी का परिवार। ये 14, 15, 16 अप्रैल को राजस्थान के पहले चरण के चुनाव के इलाके में हर घर में पर्ची पहुंचाने का फैसला किया गया है और इस पर्ची से पता चलेगा कि क्या माहौल बनता है। घर घर पर्ची जाएगी तो असर जरूर दिखाएगी। अब लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का नामांकन का मामला आज तय हो गया। 31 लोगों ने नाम वापस लिए। 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 152 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और ट्रेंगुलर चुनाव तो मैं समझता हूँ इसको ट्रेंगुलर पॉलिटिकली कहा जाए, वो तो एक बाड़मेर में नजर आता है जहाँ निर्दलीय विधायक लड़ रहे हैं चुनाव, रविंद्र भाटी। अदरवाइज ज़्यादातर डायरेक्ट फाइट है। हाँ, कहने के लिए उदयपुर में ट्रेंगुलर फाइट हो सकती है क्योंकि उदयपुर में बाप ने अपना प्रत्याशी नहीं हटाया। कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में है, बीजेपी का प्रत्याशी तो है ही। तो ये दो इलाके मान लिया जाए जहाँ पर ट्रेंगुलर फाइट होगी। बांसवाड़ा डूंगरपुर में होंगे तो 3 पार्टियों के चुनाव निशान, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद कांग्रेस जन शायद अरविंद डामोर के साथ ना लगें और उस स्थिति में हाथ का निशान भले ईवीएम पर होगा पर शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पर वोट दिलाने के लिए उद्यत नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है, क्यों मैंने उस दिन कहा था आपसे जिस दिन को टिकट दिया गया था, इनके पास 500 नौजवानों की फौज है और एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी से निष्कासित होगा पर पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। देखिए क्या गजब बात है कि पार्टी से 6 साल के निष्कासित और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उनका नाम ईवीएम पर होगा और पार्टी चुनाव चिन्ह पर उन वोट पड़ेंगे। अगर लोग डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेंगुलर फाइट होने के आसार बन सकते हैं या नहीं, ये हम उसी दिन कह पाएंगे। तो अब इन 153, 152 प्रत्याशी दूसरे चरण के लिए वोट मांगेंगे। सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 266 प्रत्याशी मुकाबले में रह गए हैं। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। 19 अप्रैल को 12 सीटों पर लोकसभा की और 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। उस दिन पता चलेगा कि राजस्थान के मतदाता ने किसे नवाजा, किस विचारधारा के साथ गया, किस नारे को अपनाया और किस नेता की आवाज़ को सुना, बात को माना। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे और नई घटनाओं के विश्लेषण के साथ और ताज़ा राजनीतिक हालात को आपको बताते हुए पेनल्टी कॉर्नर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।